नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव स्वर्णकार है और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन से संबंधित कुछ सवाल, जिसका ये पहला पार्ट है। इसमें हम करीब 500 क्वेश्चन का एक सीरीज़ तैयार करेंगे और आज हम उसका पहला पार्ट देखते हैं, जिसमें मैंने लगभग 38 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच रिफर्स द टेम्परेचर, यानी कि तापमान को क्या संदर्भित करता है। आपके ऑप्शन है ए, यह ऊर्जा का एक रूप है, बी, यह ऊष्मा की अवस्था बताती है, सी, यह किसी पदार्थ की ऊष्मा को निर्दिष्ट करता है, या फिर डी, यह एक कैलोरीमीटर द्वारा मापा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, यह क्या करता है, एक ऊष्मा की अवस्था को बताती है। ठीक है, तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है। तो आप सब जानते हैं, आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। ए कैलोरी, बी जूल, सी सेंटीग्रेड ऊष्मा इकाई, या फिर डी ब्रिटिश थर्मल इकाई। तो इस ऊष्मा की एसआई इकाई होती है जूल। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए कैलोरीमीटर, बी थर्मामीटर, सी पायरोमीटर, या फिर डी बैरोमीटर। तो ऊष्मा को मापने के लिए हम यूज़ करते हैं कैलोरीमीटर का, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए कैलोरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए जूल, बी कैलोरी, सी ब्रिटिश थर्मल इकाई, या फिर डी सेंटीग्रेड ऊष्मा इकाई। ठीक है, तो 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम कैलोरी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है। ठीक है, हम सब जानते हैं, आइए ऑप्शन देखते हैं। ए 4, बी 3, सी 2, या फिर डी 1। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 6वें नंबर का, किस प्रकार की ऊष्मा को उसकी भौतिक अवस्था बदले बिना किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जा सकता है या फिर छोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए गुप्त ऊष्मा, बी सेंसिबल ऊष्मा, सी स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा, और या फिर डी लेटेंट हीट ऑफ स्टीम यानी कि स्टीम की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो किसी पदार्थ की ऊष्मा को उसकी भौतिक अवस्था बदले बिना किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जाता है, उसे बोलते हैं सेंसिबल हीट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 7वां नंबर, फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है आपको बताना है। आप सब फार्मूला जानते हैं, आप तब तक कैलकुलेट कीजिए, मैं तब तक आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ए 212 फ़ारेनहाइट, बी 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 112 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर डी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 8वां क्वेश्चन है कि केल्विन स्केल में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है या फिर क्या होता है। तो आपके ऑप्शन है ए 373 डिग्री केल्विन, बी 313 डिग्री केल्विन, या फिर सी 303 डिग्री केल्विन, या फिर डी 273 डिग्री केल्विन। ठीक है, तो आपके ऑप्शन के अनुसार आपका सही उत्तर हो जाएगा डी 273 डिग्री केल्विन। ठीक है, केल्विन स्केल में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 273 डिग्री केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 9वां नंबर का क्वेश्चन है आपके पास कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कीजिए। जैसा कि हमें एक फार्मूला पता है, उस फार्मूले में आपको रखना है और आपको मान बताना है। ठीक है, मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। ए
110 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 111 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 112 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर डी 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपका आंसर सही हो जाएगा। आई होप आप सब ने निकाल लिया होगा, डी 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड थर्मामीटर समान रीडिंग देते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए -38 डिग्री सेंटीग्रेड, बी -39 डिग्री सेंटीग्रेड, सी -40 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर डी -41 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि ये जो है -14 डिग्री सेंटीग्रेड में समान देते हैं। ठीक है, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का। क्वेश्चन बोल रहा है कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन स्केल में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, फार्मूला हम सब जानते हैं, आपके ऑप्शन में पढ़ देता हूँ। ए 0 डिग्री केल्विन, बी 1 डिग्री केल्विन, सी 2 डिग्री केल्विन या फिर डी 3 डिग्री केल्विन। ठीक है, तो उसको हम जब चेंज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 डिग्री केल्विन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 12वें नंबर का कि 20 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा। ठीक है, फार्मूला में आपको मान को रखना है और आपको निकालना है। मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ए -6.37 डिग्री सेंटीग्रेड, बी -6.47 डिग्री सेंटीग्रेड, सी -6.57 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर डी -6.67 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपके आंसर हो जाएंगे -6.67 डिग्री सेंटीग्रेड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी मेजर्ड बाई मर्क्यूरी थर्मोमीटर, यानी कि वो अधिकतम तापमान आपको बताना है जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर के द्वारा मापा जा सकता है। आपके ऑप्शन है ए 400 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 300 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 200 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर डी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपके आंसर हो जाएंगे बी 300 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें इसे याद रखना है। हम आगे बढ़ेंगे हमारे 14 नंबर के क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रहा है कि तापमान मापने के उपकरण का नाम बताना है। देखिए, ये उपकरण दिया हुआ है, इसका आपको नाम बताना है। ठीक है, आपने ध्यान से देख लिया इसे। आपके ऑप्शन है ए वेपर प्रेशर थर्मामीटर, बी बाईमेटेलिक थर्मामीटर, सी रेडिएशन पायरोमीटर या फिर डी थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है वो आपका है बी बाईमेटेलिक थर्मामीटर। ठीक है, बी बाईमेटेलिक थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाल गर्म धातुओं के तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। आपके ऑप्शन है ए रेडिएशन पायरोमीटर, बी थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर, बी बाईमेटल थर्मामीटर या फिर डी अल्कोहल थर्मामीटर। ठीक है, तो हमारे सही उत्तर हो जाएंगे रेडिएशन पायरोमीटर। ठीक है, रेडिएशन पायरोमीटर से हम 3000 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उससे अधिक तक के तापमान को माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 16 नंबर का कि किस प्रकार का ऊष्मा संचरण भौतिक संपर्क के माध्यम से होता है। ठीक है, यानी कि फिजिकल कांटेक्ट होने चाहिए। आपके ऑप्शन है ए कंडक्शन, बी कन्वेक्शन, सी रेडिएशन या फिर डी रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ए कंडक्शन। जैसे कि हम सब जानते हैं इसमें फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता पड़ती है कंडक्शन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका किस प्रकार का ऊष्मा संचरण ऊपर की ओर प्रवाह करता है। ठीक है, तो देखो ऊपर की ओर प्रवाह करने वाला आपको ऊष्मा संचरण का नाम बताना है। ए ऑप्शन है ए कंडक्शन, बी कन्वेक्शन, सी रेडिएशन या फिर डी रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये जो कन्वेक्शन है वो आपका ऊपर की ओर क्या करता है, संचरण करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आगे। 18वां क्वेश्चन बोल रहा है कि ऊष्मा संचरण की रेडिएशन विधि कौन सी है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रेडिएशन विधि है। आपके ऑप्शन में पढ़ देता हूँ। पहला ऑप्शन है कि एक लोहे की रॉड को उसके एक सिरे से गर्म किया जाता है
और दूसरे सिरे तक ऊष्मा का संरक्षण किया जाता है। तो ऑफकोर्स ये तो नहीं हो सकता क्योंकि रेडिएशन ऐसा नहीं होता, ठीक है। बी है आपका, पानी गर्म करने पर ठंडा पानी ऊपर से नीचे की ओर जाता है। क्या ये आंसर है? नहीं। सी, गैसों को गर्म करने पर ऊष्मा का संचार वातावरण में होता है। ये भी नहीं है। रेडिएशन का एकमात्र आप उदाहरण जानते हैं कि सूर्य से ऊष्मा अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करती है, यानी कि इस रेडिएशन के माध्यम से ही हमारी धरती पर सूर्य का प्रकाश आता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। 19वां नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि गर्म करने पर ठोस की लंबाई बढ़ती है तो उसे क्या कहेंगे? देखो, गर्म करेंगे तो यदि ठोस की लंबाई बढ़ेगी तो उसे क्या कहेंगे, हम सब जानते हैं। मैं आपके ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। ए, रेखीय प्रसार, बी, सुपर फिजिकल प्रसार, या फिर डी, घनीय प्रसार, या फिर सी, घनीय प्रसार, या फिर डी, क्षेत्रीय प्रसार। ठीक है, तो आपके ऑप्शन हो जाएगा, लंबाई बढ़ रही है तो ऑब्वियसली रेखीय प्रसार कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपका 20वां नंबर का क्वेश्चन है, तापमान में प्रति डिग्री मूल लंबाई में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तापमान में प्रति डिग्री मूल लंबाई में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ए, घर्षण गुणांक, बी, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन यानी कि रेखीय प्रसार गुणांक, सी, सुपर फिजिकल प्रसार गुणांक, या फिर डी, घनीय प्रसार गुणांक। तो आपके सही आंसर हो जाएंगे बी, रेखीय प्रसार गुणांक। अगला क्वेश्चन है आपका 21वें नंबर का क्वेश्चन कि रेखीय प्रसार गुणांक की इकाई क्या है? ठीक है, आपके ऑप्शन है, नंबर पर डिग्री सेंटीग्रेड, बी, नंबर पर डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर लेंथ, सी, नंबर पर डिग्री सेंटीग्रेड पर mm लेंथ, या फिर डी, नंबर पर डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, तो आपके आंसर हो जाएंगे ए, कोई भी नंबर है उसमें डिवाइड में क्या होना चाहिए, डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। यही क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक का इकाई है, यानी कि मात्रक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 22वां नंबर का कि 2x यानी कि दोगुना रेखीय प्रसार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, रेखीय प्रसार हो रहा है, 2x हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या, कौन सा वर्ड का यूज करेंगे, ये पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है, ए, घर्षण गुणांक, बी, रेखीय प्रसार गुणांक, सी, सुपर फिजिकल प्रसार गुणांक, या फिर डी, घनीय प्रसार गुणांक। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर सही हो जाएगा सी, सुपर फिजिकल प्रसार गुणांक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23वां नंबर का क्वेश्चन है कि 3x रेखीय प्रसार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो 2x के लिए हमने देखा था, अब 3x के लिए हम देखते हैं कि आपके ऑप्शन है, ए, घर्षण गुणांक, बी, रेखीय प्रसार गुणांक, सी, फिर सुपर फिजिकल प्रसार गुणांक, या फिर डी, घनीय प्रसार गुणांक। ठीक है, तो आपके सही आंसर हो जाएंगे घनीय प्रसार गुणांक। ठीक है, 2x को क्या बोलते हैं, सुपर फिजिकल प्रसार गुणांक, और 3x को बोलते हैं घनीय प्रसार गुणांक। इसे याद रखना है हमको। अगला क्वेश्चन है 24वां नंबर, उन मटेरियल को क्या कहते हैं जो रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को प्रतिबंधित करते हैं? ठीक है, तो हमको बताना है कि उस मटेरियल का नाम। प्रतिबंधित यानी कि क्या, उसको रोकते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। पहला ए है कंडक्टर, बी, इंसुलेटर, सी, फेरस यानी कि लौह धातु, या फिर डी, नॉन फेरस यानी कि अलौह धातु। ठीक है, तो देखो, तीनों को रोकना, ठीक है, रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन। तो आपके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे इंसुलेटर। ठीक है, देखो, कंडक्टर क्या करता है, उसको चालन करता है, मतलब एक चालक है तो ये चालक करेगा, बाकी लौह और अलौह ये भी करेंगे, लेकिन इंसुलेटर क्या करता है, उसको रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा ऊष्मा रोधक है? ठीक है, तो आपको इंसुलेटर बताना है, हीट इंसुलेटर। आपके ऑप्शन है, ए, थर्मोकोल, बी, कॉपर यानी कि तांबा, सी, ब्रास यानी कि ब्रास, या फिर डी, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो आपके सही आंसर हो जाएंगे थर्मोकोल। ठीक है, थर्मोकोल क्या करता है, ऊष्मा को रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 26वां नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि किसमें ऊष्मा चालकता सर्वाधिक होती है? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, ए, ठोस बर्फ, बी, पिघली बर्फ, सी, पानी, या फिर डी, वाष्प यानी कि स्टीम। ठीक है, तो आपके ऊष्मा की चालकता, तो दोस्तों ऊष्मा की चालकता सर्वाधिक होगी ठोस बर्फ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27वां नंबर का क्वेश्चन
कि ऊष्मारोधक मटेरियल का इनमें से कौन सा गुण नहीं है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए कम चालकता, बी आग का प्रतिरोध, सी कम नमी अवशोषण, या फिर डी तन्यता। ठीक है, तो ऊष्मारोधक मटेरियल का जो गुण है कौन सा नहीं है, तो ऊष्मारोधक मटेरियल का गुण होता है डी डक्टिलिटी यानी कि तन्यता। 28वां नंबर का क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले मटेरियल का कौन सा नाम है। तो रेफ्रिजरेटर में हम कौन से मटेरियल का यूज करते हैं। आपके ऑप्शन है ए थर्मोकोल, बी पॉलीयूरेथेन, या फिर सी ग्लास वुड, या फिर डी कार्कसीट। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में दोस्तों हम यूज करते हैं बी पॉलीयूरेथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा एक खराब और ऊष्मारोधक है। ठीक है, पुअर हीट इंसुलेटर आपको बताना है। ए ग्लास, बी कार्क, सी रबर, या फिर डी डस्ट। ठीक है, तो सबसे खराब ऊष्मारोधक आपका हो जाएगा ग्लास यानी कि ए कांच। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 30 नंबर का क्वेश्चन बता रहा है कि किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है। उस तापमान का नाम आपको बताना है। ठीक है, कि किस तापमान पर कोई ठोस जो है द्रव में पिघलता है। ए बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक, बी गलनांक, सी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फ्यूजन की गुप्त ऊष्मा, या फिर डी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो उस तापमान का नाम बताना है कि जिस पर ठोस द्रव में पिघलता है। तो आपके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा बी गलनांक। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 31 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम का क्वथनांक क्या होता है। तो आपको बताना है कि एल्यूमिनियम का क्वथनांक कितना है। आपके ऑप्शन है ए 660 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 680 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 670 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर डी 620 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आपके आंसर हो जाएंगे ए 660 डिग्री सेंटीग्रेड एल्यूमिनियम का क्वथनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 32वां नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम का गलनांक। अब आपको गलनांक बताना है किसका, एल्यूमिनियम का। आपके ऑप्शन है ए 1897 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 2519 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 2469 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर डी 660 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो गलनांक कितना होता है इसका, गलनांक होता है 2519 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो आपको बताना है पानी का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आप सब जानते हैं। आपके ऑप्शन है ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 32 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर डी 212 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो पानी का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है मर्क्यूरी यानी कि पारे का क्वथनांक कितना होता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए -357 डिग्री सेंटीग्रेड, बी -209 डिग्री सेंटीग्रेड, सी -7.1 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर डी -38.72 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि पारे का जो क्वथनांक होता है वो होता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड, -30। कितना याद रखिएगा, माइनस है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 35वां क्वेश्चन की मर्क्यूरी यानी कि पारे का अब गलनांक बताना है आपको। आपके ऑप्शन है ए 357 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 280 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 759 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर डी 767 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो पारे का गलनांक होता है 357 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस बल या फिर थ्रस्ट और इकाई क्षेत्र के अनुपात को हम क्या कहते हैं। ये व्हाट इज द रेशियो ऑफ फोर्स या थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए कार्य, बी शक्ति, सी दाब, या फिर डी ऊर्जा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपके हो जाएंगे प्रेशर यानी कि दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट कहा जाए। एक बार का समतुल्य पास्कल मान क्या होता है।
हमको बताना है कि एक बार का समतुल्य पास्कल मान क्या होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है 105 पास्कल, बी 107 पास्कल, सी 103 पास्कल या फिर डी 109 पास्कल। ठीक है, तो आपके ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएंगे 105 पास्कल। ठीक है, एक बार का समतुल्य पास्कल मान 105 पास्कल होता है। एंड द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, दाब की एसआई इकाई क्या होती है। तो दाब की एसआई इकाई आप सब जानते हैं, मैं आपके ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ए जूल, बी पास्कल, सी बार या फिर डी न्यूटन। ठीक है, तो दाब की एसआई इकाई होती है पास्कल। दाब की एसआई क्या होती है? पास्कल। ठीक है, तो ये रहे आपके 38 क्वेश्चन। आपको अगर ये सीरीज पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसका सेकंड पार्ट भी आपके समक्ष लाया जाए। इसलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।